हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8th के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपकी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया, जिसमें आज जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ 3, भोला राम का जीव। बच्चों, ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एक कथा है, कहानी है, व्यंग है ना। व्यंग आप लोगों ने पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्यंग साहित्य की एक ऐसी विधा होती है जिसमें मजाकिया ढंग से समाज की किसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ना। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। और बच्चों, जैसे पहले किया था, हम लोग पार्ट 1 करेंगे एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि लंबी कहानी होती है तो इसको 2 भागों में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज भी इसको 2 भागों में ही करेंगे। चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या सीखेंगे। बच्चों, हम सीखेंगे ये, और हाँ बता दूं बच्चों कि ये इसके जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी हैं, जो कि हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका पूरा परिचय हम पाठ के अंत में देखेंगे। अभी हम देखते हैं हम क्या सीखेंगे। व्यंग नामक साहित्यिक विधा से परिचित होंगे, है ना। व्यंग एक अलग ही साहित्यिक विधा है, कहानी ही होती है इसमें, लेकिन एक व्यंग्यात्मक ढंग से, मजाकिया ढंग से होती है। व्यंग की अद्भुत शैली को जानेंगे, यानी हंसते हंसते ही किसी को समझा देना कि वहाँ पर क्या गलती, क्या कमी कर दी है, सामने वाला बुरा भी नहीं माने और हम उसे बता भी दें, है। इस तरीके से वो एक अद्भुत शैली है। शब्द और पद में अंतर, पद परिचय, उत्पत्ति के आधार पर, ये सब भी हम लोग इसकी व्याकरण बोध में पढ़ते हैं ना बच्चों, वो सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। शब्द भेद, अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता का समुचित ज्ञान प्राप्त करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और अपने साथ घटित किसी घटना का वर्णन करना सीखेंगे। इस तरह से आप लोग को राइटिंग स्किल्स भी आती हैं। और ये आप वैसे भी अपने साथ कभी बच्चों, अगर आप लोग लिखने की हैबिट डाल लें, रोज़ कुछ ना कुछ लिखें, कहीं घूमने जाएं, उसका वर्णन किसी घटना के बारे में, किसी भी चीज़ को देखें, ऑब्जर्व करें और लिखने का प्रयास करें, तो इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी सुधर जाएगी। और रीडिंग के लिए तो मैंने भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, हाउ टू रीड हिंदी इफ़ेक्टिवली, हाउ टू रीड हिंदी इफ़ेक्टिवली। उस वीडियो पर जाकर देखिए, है ना, कि हिंदी को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। वैसे तो आप सब बहुत होशियार बच्चे, बहुत अच्छा ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं पाठ में। वर्तमान समय में सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी तंत्र यानी जो भी सरकार की जो चीज़ें हैं, सरकार के जो ऑफिसेज हैं, उन सब की बात यहाँ पर हो रही है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत है। बिजली का बिल जमा करने से लेकर बड़े बड़े सरकारी ठेके लेने तक का कार्य बिना घूस या सुविधा शुल्क दिए पूर्ण नहीं होता। इस व्यंग कथा में लेखक ने आकंठ मतलब गले तक, है ना। कंठ का मतलब होता है बच्चों गले, और गले तक, है ना। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे एक पेंशन दफ्तर के बाबुओं और अधिकारी द्वारा त्रस्त एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की व्यथा प्रस्तुत की है ना। एक ऐसा कर्मचारी, स्वयं भी जो सरकारी कर्मचारी ही है, जब वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाता है तो किस तरह से वो परेशान होता है अपनी पेंशन के लिए। इस पर एक व्यंग कथा ये है। चलिए अब इसमें लिखते हैं एक सूक्ति या एक वाक्य, जो नैतिक वाक्य होता है वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता, है ना। अपनी सोच को हमें बदलना पड़ेगा। बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम के डर से कैसे बचें, है ना, कैसे एग्ज़ाम में आप करें। तो वहाँ पर हमने ये बात लिखी थी कि आपको कैसे माइंड में सोचना है कि आपका पेपर अच्छा होगा, किस तरीके से आप करेंगे, अपनी सोच से भी आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर सकते हैं। एक बार उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हाँ, अब शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है ना, देखिए 1 लिखा हुआ है ना। 1 इस तरीके से कहानी आपकी स्टार्ट हो रही है। पहला इस तरीके से, पहला एक
अंक कह लीजिए, पहला भाग कह लीजिए, पहला सीन कह लीजिए, पहला दृश्य कह लीजिए, वो शुरू हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। आगे देखते हैं। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहां आया। बदहवास मतलब जो बहुत ही, जिसकी अक्ल ही मारी गई हो, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, है ना, जो बहुत ही बुरे हाल में होता है, घबराया हुआ सा, है ना, ऐसा वहां पर आया। उसका कुरूप चेहरा, कुरूप क्यों कहा बच्चों? क्योंकि भाई यमदूत जो होते हैं ना, तो यमराज के दूत होते हैं, वो तो बहुत कुरूप होते हैं, है ना। तो उसका कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। परिश्रम क्या किया उन्होंने? भाई पकड़ के लाए। परेशानी ये हुई कि वो अब उनका जो भोला राम को पकड़ा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए मृत्यु के बाद। और भय इसलिए कि अब तो सजा मिलेगी, चित्रगुप्त सजा देंगे, तो वो और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा जारी की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वो मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला, है ना। बच्चों, इसमें चंगुल एक शब्द देखो आया रेड से, तो चंगुल का मतलब पकड़, है ना, मतलब मेरे चंगुल पकड़ के ला रहे थे ना उसको, तो चंगुल का मतलब पकड़। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई जादू ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो व्यंग कर रहे हैं, है ना, व्यंग कर रहे हैं हमारी व्यवस्था पर कि किस प्रकार से जो है रेलवे में चीज़ें गायब हो जाती हैं रास्ते में, इस तरह का व्यंग है। हौजरी के पार्सलों में मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि जो हम मोजे बेचते हैं अपने परिवार वालों को, तो वो रास्ते में ही गायब हो जाते हैं और रेलवे के लोग उसको गायब कर देते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं।
बच्चों, ये इस तरह की घटनाएँ आप लोग अखबारों में देखते होंगे ना, ऐसा भी तो होता है। तो इन्होंने व्यंग किया है ये, कि पूरे के पूरे नेता ही गायब हो जाते हैं दूसरी पार्टी के। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना, है ना? क्योंकि नगण्य दीन मतलब वो तो बहुत मामूली से गरीब से व्यक्ति थे, उनसे किसी को क्या लेना, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो तुम कह रहे हो उनका किससे क्या लेना देना होगा, है ना? ऐसा उन्होंने कहा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? अब देखिए यहाँ भी व्यंग है। नरक में निवास स्थान की समस्या, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोग इतने पाप कर रहे हैं कि नरक में निवास स्थान की कमी पड़ रही है ना बच्चों। देखो कुछ चीज़ें हमें समझनी होती, डायरेक्ट नहीं होंगी। व्यंग में हमेशा छिपे हुए अर्थ को समझना पड़ता है, ठीक है बच्चों। चलिए, धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें बना दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। अब देखिए इस पैराग्राफ में धर्मराज के माध्यम से इन्होंने, हमारे लेखक ने देखिए कैसा व्यंग किया है कि नरक में कौन कौन आ गए हैं। गुणी कारीगर, इमारतों के ठेकेदार, बड़े बड़े इंजीनियर, है ना, जिन्होंने मजदूरों के पैसे खा गए, उल्टी सीधी इमारतें बना दी, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग नरक में आ गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे देखिए, नारद ने पूछा, उन पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। अब देखिए यहाँ का व्यंग समझिए कि मतलब नारद ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कह रहे हैं कि अगर इनकम टैक्स बकाया हो तो वो मरने भी नहीं देते हैं, इस तरह से वसूलते हैं, है ना, ये कहने का मतलब। फिर चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि मकान मालिक ने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में
काफ़ी घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में भोलाराम का पूरा वर्णन कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो भाग 1 हम लोग ने पढ़ा है। आज यहीं तक हम इसको रीड करेंगे, है ना? आपको जितना कोशिश की मैंने थोड़ा-सा समझाने की कोशिश भी करी है। अब अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 इसी तरीके से पढ़ लेंगे। कहानी तो देखा आपने बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को क्या बड़ों को भी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है ना? व्यंग्य कहानियाँ तो बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो इसको 1-2 बार पढ़िएगा, खूब अच्छे से समझ में भी आ जाएगी, मज़ा भी आएगा। और बच्चों हाँ, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, ठीक है? और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरा जो वीडियो है वो आप पर पहुँच जाए, फटाफट सबसे पहले पहुँचे और आप देख पाओ, इधर-उधर मिस नहीं हो जाए, ठीक है? और एक बात जो मैंने आपको बताई है, जब भी वीडियो देखें आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। जब भी आप दूसरों के बारे में सोचेंगे ना तो आपका डबल लाभ होगा, मैंने पहले भी बताया आपको। तो दूसरों के बारे में हमेशा सोचिए, कर भला हो भला, ठीक है? अगर दूसरे का आप भला करेंगे आपका डबल भला होगा, ठीक है? और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए बच्चों, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग कमेंट करते हैं। मुझे एक बच्ची ने बहुत प्यारा कमेंट किया है ना? तो आप लोग जब भी कमेंट करेंगे, पूजा नाम की बच्ची है, बहुत सुंदर कमेंट किया है, आपका नाम ज़रूर मैं लूँगी, अच्छे-अच्छे कमेंट्स आप करेंगे, आपके बारे में सबको बताऊँगी। चलिए फिर अगले वीडियो में पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन भोलाराम का जीव, उसमें फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, बाय बाय। जय भारत, जय हिंद।